फ्रेंड, आज हम आपसे बात करना आए हैं रिगार्डिंग टू हेलो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोस्ट कोड 39/21 के रिगार्डिंग, जो आज DSSB ने फर्स्ट कॉल नोटिस जारी कर दिया है। ये फर्स्ट कॉल नोटिस क्या होता है? जब हम अपने इडोजियर अपलोड करने में कोई चूक कर देते हैं, यानी कि वी हैव डन एनी मिस्टेक इन अपलोडिंग द इडोजियर प्रोसेस। इडोजियर प्रोसेस करते टाइम हमसे छोटी मोटी कुछ गलतियां या कोई भारी बड़ी गलती हो गई तो उसके रिगार्डिंग अब DSSB आपको रिमार्क कर देता है, एक नोटिस इशू कर देता है, जिसके रिगार्डिंग आपको विद इन ए गिवन ए पर्टिकुलर टाइम आपको उसके अंदर आपको वो रिमार्क जो डिफिशियंसी आपकी आई है उस रिमार्क को रिमूव करना है, डिफिशियंसी को हटाना है। और उसके लिए आपको अब क्या करना है? देखिए, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिमार्क के अंदर मांगा गया है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स DSSB आपसे मांग रही है, आपको अब वो दोबारा से अपलोड करना है। जैसे फर्स्ट टाइम शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपने अपने इडोजियर फाइल किए थे, सेम प्रोसीजर रहने वाला है। अब आपको दोबारा से इडोजियर का लिंक ओपन कर दिया जाएगा ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड इन फर्स्ट कॉल नोटिस टू रिमूव डिफिशियंसी। देखिए, ओनली फॉर दोज कॉल Idosier link again reopen. Idosier link are again reopen for only those candidates who are called for recall notice. यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, फर्स्ट कॉल नोटिस के रिगार्डिंग अब Idosier लिंक ओपन कर दिए जाएंगे ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जिनके लिए फर्स्ट कॉल नोटिस इशू किया गया है। अब आप सभी साथी जिनके नाम यानी कि रोल नंबर गिवन है, 92 कैंडिडेट्स हैं, पोस्ट कोड 39/21 TGT सोशल साइंस मेल के रिगार्डिंग जो 17 जनवरी 2022 को DSSB का नोटिस आया है, फर्स्ट कॉल नोटिस इशू हुआ है, उसमें 92 कैंडिडेट्स हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स के लिए इडोजर के लिए बुलाया गया था उसमें लगभग 56 कैंडिडेट ऐसे हैं, जितना अभी कैलकुलेशन किया था, कि जिन्होंने इडोजियर फाइल नहीं किया है। अब जिन कैंडिडेट्स ने, ये बात मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं आप सभी साथियों को कि उन कैंडिडेट्स के लिए अब कोई भी चांस नहीं है जिन्होंने 15 दिन का जो आपको टाइम मिला था उसके अंदर अपना इडोजियर फाइल नहीं किया। अब वे साथी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं खुला है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उन साथियों की जिन्होंने इडोजियर तो फाइल किया मगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में, या कोई आपको नॉलेज नहीं थी जिसके कारण आपने वो गलती कर दी है, तो उसको सुधारने का आपको मौका दिया गया है 9 दिन का। 18 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक आप अपने इडोजियर दोबारा से फाइल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं उन सभी साथियों को जिनको इन फ्यूचर में अपने इडोजियर फिल करने हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर कर रहे हैं कैटेगरी कैंडिडेट्स कर रहे हैं जो EWS और OBC कैटेगरी से संबंधित हैं। EWS कैटेगरी और OBC से संबंधित सभी कैंडिडेट इस जो मैं अभी जानकारी को आपको देने वाला हूं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, जो भी आपको EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है वो वैलिड रहता है सिर्फ और सिर्फ जिस सेशन के लिए इशू हुआ है उसके 31 मार्च तक। यानी कि देखिए, आपको 20-21 का अगर सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो 20-21 सेशन के लिए 21 है ना लास्ट में, 20-21, तो 21 की मार्च तक, वो भी 31 मार्च तक आपका EWS सर्टिफिकेट वैलिड है। आफ्टर देन यदि वैकेंसीज आपकी निकली और वो 31 मार्च से पहले उसकी लास्ट कट ऑफ डेट है अप्लाई करने की, तो वो वैलिड है। अगर 31 मार्च के बाद उसकी डेट है क्लोजिंग, तो आपको दोबारा से अपना EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन टाइम, और उसके बिहाफ पर अब आगे EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। अप्रैल में वैकेंसी निकली तो, या मई जून कभी भी वैकेंसी निकलती है, तो अब जो 20-21 का आपका सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि वो एक्सपायर हो गया मार्च 2021 में। अब क्या करना है? तो आपको 21-22 का, देखिए 20-21 तो खत्म हो गया, अब 21-22 का आपको शुरू करना है। 21 पूरा साल रहेगा, 22 जो आ रहा है इसके अंदर वो मार्च तक, 22 मार्च तक जितनी वैकेंसीज अब निकल रही हैं आप उसमें एलिजिबल हैं। आशा करता हूं कि ये EWS कैटेगरी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं OBC सर्टिफिकेट की। तो देखिए, दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट केवल और केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल है OBC क्राइटेरिया के अंदर, DSSB के अंदर, के जो 1993 यानी कि सन 1993 से दिल्ली के अंदर रहते आ रहे हैं। उनके फादर, अंकल, या अंकल यानी कि चाचा, ना कि मामा या फूफा,
अंकल यानी कि चाचा, जिसके साथ कैंडिडेट का ब्लड रिलेशन है, यदि वह दादा, चाचा, ताया कोई भी ऐसा है जो आपके रिलेशन में से दिल्ली में रहता है और जिसके बिहाफ पर आपने अपना सर्टिफिकेट इशू कराया हो, ओबीसी सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ओबीसी क्राइटेरिया में आते हैं, या आपके फादर, ग्रैंडफादर में से किसी का इशू हुआ हो तो उसके बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो केवल और केवल तभी वैलिड रहेंगे जब आप दिल्ली में 1993 से रेजिडेंस आपका हो। देखिए, कुछ साथियों ने अभी इसी पोस्ट कोड में जिनके फर्स्ट कॉल आई है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई किए और उनके बिहार पर उन्होंने फॉर्म भर दिया। अब वो कैंडिडेट का फर्स्ट कॉल आ गई है, देखिए, और उनको समझाया गया है दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है। और कुछ साथियों ने यहाँ पे क्या गलती करी कि सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दिया। सेंट्रल जो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल पोस्ट के लिए अप्लाई होता है वो अलग है। यहां पर बात कर रहे हैं केवल और केवल दिल्ली के कैटेगरी के लिए। तो आप सिर्फ दिल्ली का ओबीसी ही लगाइए, अदरवाइज आपके कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट यहां पर वैलिड ही नहीं रहेगा। एक यहां पर मैं बात बता देना चाहता हूं, कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का इशू आया था। डिपार्टमेंट कैंडिडेट यानी कि वह साथी जो एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डीओई में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, उनके लिए केवल और केवल 120 दिन आपने किसी भी सेशन में काम किया हो, इट डजंट मैटर इन विच सेशन यू हैव डन और कंप्लीट योर 120 डेज। इससे कोई मतलब नहीं है आप अभी काम कर रहे हैं या आप रिलीव हो चुके हैं, मगर मतलब किस चीज से है कि आपने किसी भी साल 120 दिन यदि काम कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं 1 साल का एज रिलेक्शन लेने के लिए, जो कि गेस्ट टीचर को पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार मिलेगा, मैक्सिमम 5 साल तक मिलेगा। 5 साल की लिमिट के लिए आपको एज रिलेक्शन दिया जाता है गेस्ट टीचर कैटेगरी में, वो भी केवल एक बार। जिस बार भी आप एज रिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद आपको दोबारा से एज रिलेक्शन नहीं मिलेगा। 5 साल तक के लिए चाहिए तो 5 साल तक आपने 120 दिन काम किया हो। चलिए अब अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ये है दिल्ली गवर्नमेंट सर्वेंट, डीजीएस कैटेगरी। 2-3 एम्प्लॉय यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या अदर स्टेट में एम्प्लॉय हैं, तो उनको इस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन या कोई भी क्वालिफिकेशन के अंदर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डीजीएस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं साथियों। केवल और केवल दिल्ली के ही एम्प्लॉय या और कुछ कंडीशन है इसके अंदर, वही एम्प्लॉय इसमें एलिजिबल हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर सीधे सीधे काम कर रहे हैं या इनडायरेक्टली दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं, तो ही वो एलिजिबल हैं। अदरवाइज कोई भी किसी भी स्टेट का साथी डीजीएस कैटेगरी में, दिल्ली गवर्नमेंट सर्वेंट कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता है। कुछ साथियों ने भारी मिस्टेक करी है यहाँ के, मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, जब आपको पता है कोई भी सर्टिफिकेट आपका है वो केवल और केवल कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। आपने बीएड करी है, बाद में आप उस सर्टिफिकेट को लगा रहे हो, वो एलिजिबल कैसे होगा भाई? आपका सीटेट हो, बीएड हो, डिग्री हो, XYZ कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो वैलिड ही नहीं है यदि आपने फॉर्म की लास्ट कट ऑफ डेट के बाद उसको कंप्लीट किया है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देखिए, उसमें रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट आती है। यदि साथियों वो आपका कट ऑफ डेट से पहले का है, यानी कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे थे उससे पहले आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आप उसे लगा सकते हैं। अदरवाइज आप उसको किसी भी हाल में लगा लीजिए, वो आपको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसके लिए फर्स्ट कॉल आएगी, आप दोबारा लगाएंगे, सेकंड कॉल आएगी और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहां पर कुछ साथी अलग अलग कैटेगरीज के, देखिए अलग अलग क्वेश्चन थे, किसी का सीटेट का था, उनके लिए ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। और एक आध साथी ऐसा था जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बाद में की है, बीएड पहले की है, हालांकि वो एक बीएड पहले कर चुके हैं, एक बीएड बाद में की है, बीएड के बाद दूसरी ग्रेजुएशन की है, तो दूसरी ग्रेजुएशन भी यहाँ पर मान्य होती है। डिपार्टमेंट में प्रमोशन कई साथियों ले चुके हैं जिन्होंने अपनी सेकंड बीएड करने के बाद सेकंड जो ग्रेजुएशन करी उसके बिहाफ पर उन्होंने प्रमोशन लिया। जब उन्हें प्रमोशन मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि DSSB डिपार्टमेंट जो है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उसको एलिजिबल मान रहा है। जब वो उसको एलिजिबल मान रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार बीएड कंप्लीट करने के बाद अदर सब्जेक्ट्स के लिए दोबारा से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सीटेट का मुद्दा मैंने बता दिया आपको, सीटेट वैलिड रहेगा यदि आप केवल और केवल सीटेट आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, बहुत से साथी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, यदि आपकी बीएड या डाइट
का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपने अप्लाई करा आगे के लिए, तो आपका वैलिड है। कुछ साथियों के सीटेट की डिग्री या आप कह सकते हैं मार्कशीट, आप उसको फॉर्म फिल करते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन आ जाता है। वो किस लिए आता है कि आप फर्स्ट ईयर में ही थे और आपने फॉर्म फिल कर दिया, या आपका रिजल्ट अभी आया नहीं था, आपने फॉर्म फिल कर दिया। तो यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लें कि यदि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ गया था, डिक्लेयर हो गया था फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, और उसके बाद फॉर्म निकले, आपने फॉर्म फिल किया, तो वो सीटेट वैलिड है, अदरवाइज वो सीटेट वैलिड नहीं है। और जो साथी अभी बीएड बाद में की और सीटेट पहले कर लिया था, तो उन साथियों ने यदि ग्रेजुएशन कर ली थी और डाइट या डिप्लोमा 2 साल का कर रखा था और उसके बाद सीटेट सेकंड के लिए अप्लाई किया है, तो वो एलिजिबल हैं। दोबारा से सुन लीजिए, यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपने डिप्लोमा या डाइट भी कर रखी है और उसके बाद सीटेट सेकंड दिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर सीटेट सेकंड आल्सो। फर्स्ट के लिए तो है, अभी आपका बीएड का फर्स्ट ईयर भी नहीं हुआ था, आप जब भी एलिजिबल हैं आप सीटेट की गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इन चीज को लेकर। तो आशा करता हूं, देखिए मैंने अभी आपके बहुत सारे डाउट्स यहां पर क्लियर किए हैं। और एक बात मैं यहां पर बता देता हूं, देखिए जितने भी साथी हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था या ओबीसी से अप्लाई किया था, अब उनके फॉर्म यानी कि जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया उस कैटेगरी में तो कंसिडर किया नहीं जा रहा है, तो अब उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में। अब यहां पर आपको जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया यानी कि जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी थी उसमें यदि आप एग्जिस्ट करते हैं, उस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो ही आपको उसमें शामिल किया जाएगा जनरल कैटेगरी में, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेचर इसलिए कैंसिल नहीं किया जा रहा है आपने कैटेगरी गलत भरी, कैंडिडेचर इसलिए कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में नहीं फाइट कर पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बराबर आपके नंबर नहीं है, इसलिए आपको जनरल कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। यदि आपने कैटेगरी गलत भरी, कोई बात नहीं, आपके जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से नंबर ज्यादा थे तो आपको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता, आपका एडोजियर एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाता। आशा करता हूं साथियों, देखिए साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने प्यार से हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आगे की वीडियो और ज्यादा उत्साह से और ज्यादा खुशी से बनाते रहें। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और ज्यादा मेहनत करें और अपने चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। जितना हमने टारगेट रखा है इंशाल्लाह हम वो टारगेट जरूर पूरा करेंगे। यदि आपका सहयोग मिलता रहा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी।